नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। तो मैंने एग्रीकल्चर की बहुत कुछ तैयारी करवा दी है। आईसीआर के लिए केमिस्ट्री के मैंने 2 क्वेश्चंस के जो सेटअप थे वो अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही मोस्ट जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी की। तो मैं आपको बता दूं बायोलॉजी का आज अपना, वैसे तो मैंने क्वेश्चंस के वीडियो तो बहुत सारे करवा रखे हैं, बट जो प्रॉपर आईसीआर के लिए है ये वीडियो जेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो 29 को है, ठीक है, आगामी जो एग्ज़ाम है आपका जेट एग्ज़ाम जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जो 29 तारीख को, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट बात करते हैं अपन जो अपना जस्ट एग्ज़ाम है आईसीआर का, 16 तारीख का, आज हो गई है 14 तारीख। इन 2 दिन में मैं आपको कम से कम 5 या 6 बायोलॉजी के वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, वो भी फुल ऑन, मतलब बेस ऑन ये आईसीआर का जो सिलेबस है 2020, आईसीआर का जो बायोलॉजी का 2020 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज पेपर में क्या लैंग्वेज आती है, क्या ऑप्शंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और एक सबसे खास बात इन वीडियोज़ की जो मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ वो टॉपिक्स के हिसाब से होंगे। जो भी आईसीआर के मोस्ट टॉपिक है ना बायोलॉजी के, जिनमें से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन या पुटअप होते ही होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, प्रायोरिटी रहती है कि उसमें से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता ही है, तो वो सोल आउट करने वाला है। तो मेरा एक बार सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन्होंने अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले इन दिनों में, ये टाइम मेरे को पता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको ख़राब ना करें, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखें। इन 2 दिन में मैं आपको बायोलॉजी का बहुत कुछ दिखा देने वाला हूँ। बाकी ये है, जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री का नहीं देखा ना आईसीआर का, वो एक बार देख लें, उन दोनों का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। बाकी जितने भी वीडियो आपके लिए यूजफुल, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो देख लें। और सबसे ज़रूरी और अहम बात वो ये है कि इतनी मेहनत से मैंने ये तैयार किया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के काम में आ सके, तो आप क्या करना है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर करना है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शाम को आपको एक और क्लास मिल जाएगी, कल कुछ कारण की वजह से मैंने अपलोड नहीं कर पाया था। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, प्लांट एनाटॉमी, जो पादप शारीरिकी है उस टॉपिक में से करने वाले हैं। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे सोल्व आउट करने वाले हैं अपन आज, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, बोटेनी की वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के शारीरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी कहलाती है? कार्य की, पारिस्थितिकी, पादप शारीरिकी और साइटोलॉजी। यहाँ पे पूछा वनस्पति विज्ञान मतलब प्लांट्स की, ठीक है, वनस्पति विज्ञान मतलब प्लांट्स की, तो ये पादप कार्य की। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो सी है। क्या है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है उसको पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी लग रहा होगा आपको, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम का निर्माण, फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम किसका निर्माण करती है? जो फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम है वो किसका निर्माण करती है? तो 4 ऑप्शन आप देख लें, कॉर्क तथा द्वितीय कोर्टेक्स, द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम, कॉर्क, द्वितीय कोर्टेक्स तथा फ्लोएम। तो किसका निर्माण करती है? जो फेलोजन व कॉर्क कैम्बियम है ना, वो कॉर्क तथा द्वितीय कोर्टेक्स। क्या है इसका जो राइट आंसर है वो अपना ए रहेगा। सेकंड जो थर्ड जो क्वेश्चन देखते हैं कि बाह्य त्वचा से निकलने वाली रचनाएं कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीआर 2020 के लिए। ये क्वेश्चन जेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको जेट में ऐसे ही मिल जाए। बाकी आईसीआर का तो पूरा है ही श्योर कि आपके बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे बायो का, अगर आपने ये जो मैंने एग्जाम से पहले 5 या 6 जो मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवाने वाला हूँ वो अगर आप कंटिन्यूस देख रहे हैं अच्छे से कॉन्फिडेंट हो गए, ईयरफोन लगा के ध्यान से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे थे कि बाह्य त्वचा से निकलने वाली रचनाएं क्या कहलाती है? जो बाह्य त्वचा से जो रचनाएं निकलती है वो क्या कहलाती है? रंध्र, पत्तियां, ट्राइकोम और पुष्पकलिका। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड नंबर के क्वेश्चन का वो ट्राइकोम है। ट्राइकोम कैसे है वो ध्यान से सुनना आप, कि ट्राइकोम जो है ना वो बाह्य त्वचा से निकली रचना है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करती है। ये क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने तथा सूर्य का जो ताप का प्रभाव है उसको कम करने, जैसे सीधा प्रकाश पड़ रहा है प्लांट के ऊपर तो उसका जो हीट है ना उसको कम करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए ट्राइको जो है ट्राइकोम वो संरचनाएं काम आती हैं। तो इसका एक और कार्य क्या है? वो बाह्य आघातों से पौधे की रक्षा करना। कोई पौधे के बाहर से कोई प्रहार कर रहा है, आघात कर रहा है, तो उससे रक्षा भी कौन करता है? ट्राइकोम। तो ये बाह्य त्वचा से निकलने वाली जो रचना कहलाती है वो क्या कहलाती है? ट्राइकोम। थर्ड जो अपना क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन राइट है। फोर्थ बात करते हैं, कॉर्क कैम्बियम होता है। जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो क्या होता है? द्वितीय विभजोतक।
दूसरा विभज्योतक या द्वितीय विभज्योतक होता है। कोर कैम्बियम क्या होता है? द्वितीय विभज्योतक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन से पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम फ्लोएम का तो आपको पता ही है कि इनका कार्य क्या है, ले जाना फैलाना। कोर्टेक्स और कैम्बियम। अब इन दो ऑप्शंस में अपने को करना है, आपको वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आनी है बिल्कुल भी। प्लस एक चीज़ और देखनी है, ऐसे करना है कि जैसे ये तो हो नहीं रहे दोनों, इनका अपना पता है, बचे कौन? ये दो। तो इन दो में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हो रही है वो सोच विचार के आपको क्वेश्चन करना है। बाकी जिनको भी इस जो पीडीएफ का मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ चाहिए ना जिसको भी, तो आप सबके पास मेरे नंबर होंगे शायद 9460654892 ये दिख रहे हैं यहाँ पे। इन नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर देना या व्हाट्सअप कर देना, जो भी मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप जो 16 को एग्ज़ाम दे रहे हो ना उसमें बेस्ट से बेस्ट दो अपना, और अपनी एक सीट पक्की करो या सिलेक्शन लो, ठीक है। उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया हूँ। तो जो 5वां क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन है? कैम्बियम। इसका 5वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो है डी, कैम्बियम। 7 कैम्बियम तथा कोर कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि द्वारा पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो 7 कैम्बियम होते हैं ना, 7 कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, कैम्बियम दो है, 7 और कोर्क, तो ये दोनों कैम्बियम क्या करते हैं? ये जो तने और जड़ की जो मोटाई है ना उसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, कि कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट के लिए भी 29 को होने वाला है, आईसीआर के लिए भी जो आपको परसों के दिन होने वाला है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट आउट कर लेना इसको कि कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। जो कैस्पेरियन पट्टियां है ना उसकी उपस्थिति प्रमुख लक्षण किसका है? तो वो है अंतस्थ त्वचा का। जो एंडोडर्मिस है उसका, किसका है? अंतस्थ त्वचा का। जो बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे के तनों में जो कैम्बियम की क्रियाशीलता से बसंत काष्ठ, आपने सुना होगा स्प्रिंग वुड तथा शरद काष्ठ जो बनती है ना वार्षिक वल्ले, वो इसी के कारण कैस्पेरियन जो पट्टियां है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का, वार्षिक वलय पादप, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? जो वार्षिक वलय है ना वो कैम्बियम की सक्रियता से निर्मित होते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो प्लांट्स पे आपने देखा होगा जो वार्षिक वलय बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे गोलाकार रिंग के समान, वो किससे बनते हैं? वो कैम्बियम की सक्रियता से बनते हैं। जो कैम्बियम की एक्टिविटी है उसके कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, पेरिड्रम में सम्मिलित होते हैं। पेरिड्रम के अंदर क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो ये क्या ना, ये बुक मैंने पहले सोल्व आउट कर रखी है, इस वजह से कुछ आपको हो सकता है क्वेश्चंस में, क्योंकि आंसर पहले दिख जाते हैं, तो इसके लिए मैंने कोशिश की थी बट हुआ नहीं, क्योंकि और बुक मेरे को मिली नहीं जिसमें इतना अच्छा मैटर हो, स्टडी मैटर, और वो मैटर जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मैंने इसी से सोल्व आउट करवाए, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी, बाकी आप अपने हिसाब से अच्छे से करना है इसको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, जहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत होगी वो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। बाकी क्लास एंड तक देखोगे सारे बच्चे, और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज शाम को आपको मिल जाएगा। 5 से 6 पार्ट ला रहा हूँ मैं इसके, बहुत अच्छे वाले। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिड्रम में सम्मिलित होते हैं। तो पेरिड्रम में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? कोर्क, एधाव, कोर्क तथा द्वितीयक वलकुट। इसमें जो सी आंसर है वो राइट है, 8वें का सी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का, हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। जो हिस्टोजन का सिद्धांत है उसके अनुसार जो बाह्य त्वचा ना वो किससे उत्पन्न होती है? तो वो होती है डर्मेटोजन। किससे होती है? डर्मेटोजन से। जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक उत्तक है। जो जीवित, जो लिविंग सेल्स हैं उनसे बना यांत्रिक उत्तक कौन सा है? दृढ़ोतक, स्थूलोतक, जटिलोतक या मृदुतक? जो राइट आंसर है वो सी है। जो मृदु उत्तक है 10वें का जो राइट आंसर है मृदु उत्तक, जिसे पेरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पेरेनकाइमा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर पढ़ना, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जो अपने को इंग्लिश में पता होते हैं, हिंदी में नहीं पता होता। कुछ होता है कि हिंदी में पता होते हैं, इंग्लिश में नहीं पता होता। तो दोनों चीज़ पढ़ोगे। क्वेश्चन कर रहे थे अपन 10वां कि जीवित जो लिविंग सेल्स है उनसे बना हुआ यांत्रिक उत्तक कौन सा है? तो वो कौन सा है? पेरेनकाइमा। जो मृदु उत्तक है पेरेनकाइमा, जो मृदु उत्तक या पेरेनकाइमा है वो क्या होता है? समव्यासी, गोल और अंडाकार जीवित कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि कुकुरबिटा में 7 पुल पाए जाते हैं। जो कुकुरबिटा है उसमें जो 7 पुल है वो पाए जाते हैं। तो 11वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो है बी, बाइकोलेटरल। क्या है? बाइकोलेटरल। जो कुकुरबिटा के तने में 7 ही पुल उभयफ्लोमी होते हैं, इन्हें जाइलम के बीच तथा फ्लोएम के बाहर दोनों की ओर यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन 12वां कि मरुद्भिद पौधों का लक्षण नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको भी नोट आउट कर लोगे, स्टार लगा लोगे आप, कि जो मरुद्भिद, जो जीरोफाइट्स, जो रेगिस्तान में उगते हैं ना, उनको मरुद्भिद बोलते हैं। और मरुद्भिद पौधों का लक्षण नहीं है, ऑप्शन देखेंगे, मोटा रंध्र, विकसित जड़, ये सभी, या वायु उत्तक। तो जो अपना 12वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है वायु उत्तक। जो एरेनकाइमा पाया जाता है, वायु उत्तक को क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। और ये मुख्य विशेषता किसकी है? यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन सोल्व आउट करवाऊंगा। पहला तो ये कि मरुद्भिद पौधों का लक्षण नहीं है, वो कौन सा नहीं है? वायु उत्तक। जो एरेनकाइमा पाया जाता है वो नहीं है। और ये वायु उत्तक है वो किसका लक्षण है? कौन से प्लांट्स का ये मेन जो लक्षण है वो किसका है? तो जो ये वायु उत्तक एरेनकाइमा है वो जलोद्भिद पौधों में, जो जल में उगने वाले प्लांट्स है ना, उनमें उपस्थित होता है वायु उत्तक। आपने पढ़ा होगा एरेनकाइमा प्लांट, जो शारीरिक की आपने पढ़ी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मरुद्भिद पौधों का लक्षण नहीं है, वायु उत्तक नहीं है। और वायु उत्तक किसमें पाया जाता है? जो जलोद्भिद पौधे हैं, जल में पाए जाते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का, कि निम्नलिखित किन कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? कौन सी कोशिकाएं हैं जब वो परिपक्व स्टेज पे पहुंच जाती है तो उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? तो वो कौन सी है? वाहिनिकाओं में। वाहिनिकाओं में उपस्थित नहीं होता है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक पाए जाते हैं। जो समद्विपार्श्विक पत्ती होती है उसके अंदर अधिक लवक पाए जाते हैं पर्णमध्योतक में। जो उसका पर्णमध्योतक होता है, एक पत्ती का लीफ का आपने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, जो उसमें पर्णमध्योतक है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 15वां, अविशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदु तक कोष को क्या कहते हैं? जिसमें अविशिष्ट पदार्थ भरा हो उस मृदु तक कोष को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है अपना 15वें क्वेश्चन का, वो क्या है? सी, आइडियोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां, कि कंसेंट्रिक एम्फीवेसल या लेप्टिसिंग संवहन पुल वह है जिसमें फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा रहता है। फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक संवहन पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में कमी होती है। जो एक बीजपत्री जितने भी प्लांट्स है ना, उनका जो फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम, दो चीज़ मेन है। आपको इनके वर्क्स क्या है, इनमें कहाँ यूजफुल है, सारी चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है अपने को, कि एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? एक बीजपत्री जो पादप हैं उनके फ्लोएम में। तो एक बीजपत्री पौधों के फ्लोएम में है ना, फ्लोएम मृदुत्तक का अभाव होता है। किसका? फ्लोएम मृदुत्तक का। तो डी अपना राइट आंसर है। 17वें का जो राइट आंसर है वो डी है। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, कि संयुक्त बहिफ्लोएमी एंडार्क तथा वर्धी जो ओपन संवहन पुल हैं वो किस में मिलते हैं? वो द्विबीजपत्री तनों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? द्विबीजपत्री तनों में मिलते हैं। जो द्विबीजपत्री तनों में जो संवहन पुल होता है ना, वो संयुक्त बहिफ्लोमी खुला तथा एंडार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां, कि ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत है संबंधित है। जो ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत वो किससे संबंधित है? ट्यूनिका कॉर्पस ये प्रोसीड्स से, जो आपके टॉप डोमिनेंस पाई जाती है ना, उससे संबंधित है। 19वां जो अपना क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है? जो अनुसार प्रोसीड्स में ट्यूनिका तथा कार्पस दो परत होती है, तो उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल गोप का उद्भव किससे होता है? बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, पर्सनली मैं इसको बता रहा हूँ, आप इसको स्टार लगा लेना। कि मूल गोप जो होता है ना, जड़, आपने रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी प्लांट में, तो जो मूल गोप है ना उसका उद्भव, उसका निर्माण किससे होता है? ये क्या पूछना चाह रहा है? जो मूल गोप है उसका निर्माण कैसे होता है? तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है गोपकजन। क्या है? ए जो है इसका वो राइट आंसर है। जो हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार, किसी सिद्धांत के अनुसार? हिस्टोजन, जो आपका हिस्टोजन सिद्धांत है, हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार मूल गोप का उद्भव क्या किससे होता है? गोपकजन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइटोप्रोगेन। नेक्स्ट 21वां देख लेते हैं, अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। जो अरीय संवहन है रेडियल, जो वो किस में पाए जाते हैं? अरीय संवहन पुल जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग बंडलों में एकांतरित त्रिज्या पर एक चक्कर में होते हैं, जैसे कि जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? जड़ों के अंदर। तो जो द्विबीजपत्री मूल है ना, जड़, उसके अंदर पाए जाते हैं। जो अरीय संवहन पुल है रेडियल, वो किस में पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री मूल के अंदर। तो 21वें का जो अपना राइट आंसर है वो क्या है? बी। सही से आप एक बार वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कि रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढों में धंसे होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। उसमें आया था कि एरेनकाइमा किसका उदाहरण नहीं है, मतलब मरुद्भिद में नहीं पाया जाता था। किस में पाया जाता था? जो जलोद्भिद पौधे हैं,
हाइड्रो जो जल में उगने वाले प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता था क्या, एरेनकाइमा, वायुतक जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि रंध्रों की संख्या कम होती है, जो स्टोमेटा होते हैं उनकी संख्या कम होती है। और नेक्स्ट की चीज़ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखोगे कि रंध्रों की संख्या कम होती है तथा गड्ढों में धंसे होते हैं। जो प्लांट की जो लीफ है उसके ऊपर स्टोमेटा जो है उनके नंबर्स कम होते हैं, संख्या कम होती है और ये धंसे हुए होते हैं। तो ये किसकी विशेषता है, जो जीरोफाइट्स है मरुद्भिद उनकी है। और ये क्यों है, इसके कारण क्या है ना, वो कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो जल की हानि कम करते हैं, और रेगिस्तान में वैसे ही जल की मात्रा कम होती है। तो उसके लिए ये इसमें जो राइट आंसर है अपना 22वें का, कि रंध्रों की संख्या कम होती है तथा गड्ढों में धंसे होते हैं, तो मरुद्भिद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां, कि द्विबीजपत्री तने के काष्ठ में, द्विबीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होती है। तो अपना 23वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है 23वें का वह बी, कैम्बियम के अंदर। ठीक है, कैम्बियम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं 24वां, पुराने काष्ठीय उत्तक में गैस विनिमय का मार्ग है। जो पुराने काष्ठीय उत्तक हैं उनमें जो गैस विनिमय का मार्ग है वो कौन सा है, तो इसका वात्र रंध्र, जो एयर जो वो पाए जाते हैं वो स्टोमेटा, वात्र रंध्र। पुराने काष्ठीय उत्तक, पुराना मतलब ओल्ड, काष्ठीय उत्तक जो लकड़ी का जो उत्तक बना होता है, जो तना है जैसे, उसको काष्ठीय उत्तक बोल सकते हैं अपन। उसमें जो गैस का विनिमय का मार्ग है वो क्या है, वात्र रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर का, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग इस कारण संभव नहीं होती क्योंकि। मैं आपको ये करवा रहा हूँ वो सारे प्लांट शारीरिकी वाले टॉपिक से करवा रहा हूँ क्योंकि अपन एग्रीकल्चर से दे रहे हैं एग्जाम, तो अपने को वायु जो बायोलॉजी में पूछेगा ना वो एग्रीकल्चर से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछेगा। इसलिए मैं जो प्लांट वाले टॉपिक्स है ना उन पे अपन थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, उनमें से ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चन पुट अप होने की। तो अपना जो ये टॉपिक है ना इसमें जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 45, 48, 50 वो सारे इसी टॉपिक के हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जो नेक्स्ट अपने जो 4 वीडियो होने वाले हैं ना वो ऑल ओवर बायोलॉजी के होंगे, ICR और जेट के लिए। तो 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग इस कारण संभव नहीं होती क्योंकि इनमें कैम्बियम जो होती है वो अनुपस्थित होती है। जो अपना 25वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है 25वें का वो क्या है, डी, इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इस कारण से इन पौधों में ग्राफ्टिंग संभव नहीं होती एक बीजपत्री प्लांट्स में। नेक्स्ट देखते हैं, वाहिका के ल्यूमन में पेरेनकाइमा की गुब्बारे के समान बाह्य वृद्धि कहलाती है। जो वाहिका है उसका जो ल्यूमन है उसमें पेरेनकाइमा के गुब्बारे के समान जो बाह्य वृद्धि है वो क्या कहलाती है। तो 26वां क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्या है, टाइलोसिस, क्या है, टाइलोसिस। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायी है, जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जो पार्श्व जड़ें होती है ना उनके निर्माण के लिए पेरिसाइकिल उत्तरदायी होता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। अब आपको थोड़ा सही से दिख पाएगा आई होप। कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। तो जो स्थूल कोणीय उत्तक होता है ना, 28वां क्वेश्चन है अपना, जो स्थूल कोणीय जो उत्तक है वो द्विबीजपत्री शाखीय पादपों के तने की बाह्य त्वचा में के नीचे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, देखो कौन सा यांत्रिक उत्तक, अब यांत्रिक उत्तक पूछा है केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, स्थूल कोणीय उत्तक। अब कहाँ पे पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों का, वो भी सुन लो आप, कि जो द्विबीजपत्री शाखीय पादप है ना उनके तने की बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थूल कोणीय उत्तक। नेक्स्ट देखते हैं, सहचर कोशिकाएं संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सहचर कोशिकाएं हैं वो किससे संबंधित है, तो सहचर कोशिका चालनी नलिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, चालनी नलिकाओं के साथ सहचर कोशिकाओं के चालनी नलिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है 29 का वो ए है। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कि वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं और वाहिकाएं काष्ठ तंतु तथा मृदुतक पाए जाते हैं। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये जाइलम में पाए जाते हैं। और जाइलम का काम क्या है, लेकर जाने का, और फ्लोएम का फैलाने का। तो जाइलम लेके जाता है, तो वाहिनिकाएं काष्ठ तंतु तथा मृदुतक जो है इसकी हेल्प करते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, ये जो सारे पार्ट दे रखे हैं वो जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, पादप कोशिकाओं में निम्न में से कौन सी टोटिपोटेंसी प्रदर्शित करती है। पादप कोशिकाएं जो प्लांट सेल्स हैं उनमें से कौन सा टोटिपोटेंसी होती का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एक सेल के द्वारा या किसी एक उत्तक के द्वारा या पादप के किसी एक भाग के द्वारा एक नया पौधा तैयार करने की। सपोज दैट आपका हाथ कट गया, ठीक है, तो उसकी एक कोशिका ली, उस कोशिका से नया हाथ बन जाता है ना, तो उस क्षमता को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, एक कोशिका के किसी भाग से या कोशिका किसी पार्ट से नई कोशिका का निर्माण हो जाना टोटिपोटेंसी कहलाता है। तो 31वां जो अपना क्वेश्चन है
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में निम्न में से कौन सी टोटिपोटेंसी प्रदर्शित करती है। तो जो विभज्योतक होता है, जो टॉप डोमिनेंस में पाया जाता है विभज्योतक होता है, वो क्या करता है, तो ये टोटिपोटेंसी प्रदर्शित करता है। जो मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। इसका जो 31वां क्वेश्चन है कि विभज्योति के मेरिस्टेम अपरिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। अगर इनको तोड़ देते हैं फिर से इनमें टोटिपोटेंसी होती है कि इनकी जो कोशिका है ना, नई कोशिका का निर्माण कर लेती है, एक अलग कोशिका का निर्माण कर लेती है। तो विभज्योति के जो मेरिस्टेम है वो अपरिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है तथा विभाजन में विभेदन के फलस्वरूप स्थायी उत्तकों का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, क्लास 20 मिनट की हो गई है। 32 क्वेश्चन देखते हैं एक बार, सही दिख रहा है। चालनी नलिकाओं तथा सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, फ्लोएम में। ऊपर क्या देखे थे कि जाइलम में क्या क्या पाई जाती है, तो वाहिनिकाएं, 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 वाहिनियां, मर्दूतक, ये किस में पाए जा रहे थे, जाइलम में। और फ्लोएम में क्या पाया जा रहा है, चालनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखोगे। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौधों के बाह्य सुरक्षात्मक, जो इनको सुरक्षा देते हैं, जो इनकी वो करते हैं, वो कौन से उत्तक होते हैं। पौधों के जो बाह्य सुरक्षात्मक, बाह्य आघातों से जो सुरक्षा करते हैं, वो कौन से होते हैं। 33 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्या है 33 नंबर का, कोर्क एवं परिरंभ। जो कोर्क एवं परिरंभ है ना, वो प्लांट्स को क्या करते हैं, जो बाह्य आघात है उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र के आसपास वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते, क्योंकि देखो एक चीज अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो पुटअप किया था वो था कि वार्षिक वलय बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, ये कैम्बियम की वजह से बनते हैं। जो वार्षिक वलय बनते हैं वो कैम्बियम की वजह से बनते हैं। और ये पूछ क्या रहा है कि जो समुद्र तट के आसपास में जो वृक्ष होते हैं उनमें वार्षिक वलय नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते हैं, एक तो ये चीज हो गई कि सीधा सीधा कि उनमें कैम्बियम नहीं पाया जा रहा, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, मौसम में स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। जो समुद्र किनारे है ना, वो मौसम जैसे अपने नॉर्मली चेंजेस हो रहे हैं, अपने को पता चल जाता है कि सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, या तूफान आ रहा है, या बरसात का मौसम है, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, या मावठ होने वाली है। तो वहाँ पे समुद्र के आसपास में है ना, ऐसा मतलब स्पष्ट परिवर्तन नहीं पाए जाते। अभी अचानक से धूप हो रही है, अचानक से वहाँ पे बवंडर सा बन गया, ठीक है, बादल छा गए, या फिर वर्षा होने लगी, या नमी की मात्रा। तो ऐसा है कि वहाँ पे स्पष्ट जो है ना, स्पेशली रूप से वो मौसम का परिवर्तन, अपने को परिवर्तन समझ नहीं पाता प्लांट, और उसमें जो वार्षिक वलय बनते हैं ना, वो नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैंतीसवां क्वेश्चन, एक मिनट शेयर कर देना आप पूरे। सिस्टोलिथ जो कभी कभी पादप कोशिकाओं में जमा होता है वो किसके द्वारा होते हैं या किसके बने होते हैं। जो सिस्टोलिथ जो कभी कभी पादप कोशिकाओं में जमा होता है वो किसके रवे होते हैं, तो किसके रवे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रवे होते हैं। 35वां जो अपना क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट के रवे सिस्टोलिथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टोलिथ। नेक्स्ट रसकाष्ठ जो सैपवुड होता है वो क्या होता है, द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। जो द्वितीयक अपना जाइलम है उसका बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, सैपवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाइलम एक्सोर्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुटअप हुआ है पहले आईसीआर में, ओल्ड पेपर्स में आप देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, कि जो जाइलम एक्सआर्स है वो कहाँ क्या होता है, तो वो कहाँ पे होता है, मूल के अंदर। जो जड़ है, अपनी रूट है प्लांट का, जो मेन चीज है, मेन पार्ट है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 38, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद स्थानांतरित होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस है, उसके द्वारा जो अपने पास प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कहाँ पे स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर कहाँ पे होता है उनका, तो चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है। कौन किसके द्वारा होता है, चालनी नलिकाएं। और मैंने अभी बताई चालनी नलिकाएं 7 कोशिकाएं, सॉरी जो नलिकाएं हैं वो काय में पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम दो थे, तो ये किस में पाई जा रही थी, फ्लोएम में पाई रही थी, जाइलम में, वो आप ऊपर देखें। ये जो क्वेश्चन है ना जाइलम फ्लोएम के वगैरह, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आप क्लियर करके ही जाना। नेक्स्ट देखते हैं 39, प्रशांत केंद्र पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है, प्रशांत केंद्र। जो प्रशांत केंद्र पाया जाता है 39 नंबर का क्वेश्चन है, वो कहाँ पे पाया जाता है, मूल शीर्ष में, मूल गोप तथा क्रियाशील विभज्योतक में बीज कम विभाजन वाली कोशिकाओं के क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रशांत केंद्र कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, जो मूल शीर्ष है, ठीक है, जड़ का जो शीर्ष भाग है तथा मूल गोप। जो मूल गोप मैंने बता ही दिया ऊपर, गेपोगंजन से बनते हैं, ठीक है, तथा क्रियाशील विभज्योतक के बीच में जो इन दो, उसका जो प्रो भाग है जड़ का, उसके और उसके बीच में जो क्रियाशील विभज्योतक है, उसके बीच के अंदर जहाँ पे विभाजन नहीं हो पा रहा ना, वहाँ पे पाया जाता है प्रशांत केंद्र, मूल शीर्ष में।
तो इसका जो राइट आंसर है 39 का कि प्रशांत केंद्र पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मूल शीर्ष में। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, लिंगिनभूत कोशिकाएं वित्तीय मुख्य लक्षण है, किसका है? जाइलम कोशिकाओं का। 41वां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें द्विपंतिक बाह्य त्वचा पाई जाती है? कुनेर, जो कुनेर है उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोजन सिद्धांत दिया था। हिस्टोजन सिद्धांत आपको पता है 3 बार नाम आ चुका है, इसको याद करके ही जाओगे, किसने दिया था, किससे संबंधित है, क्या वर्क है, सारा कुछ याद करके जाओगे आशा। तो हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया था? हैस्टरीन ने। कैस्पीरियन पट्टिका किसका जमाव होता है? जो कैस्पीरियन पट्टिका है उसमें किसका निर्माण होता है? तो किसका जमाव होता है, किसका संग्रहण होता है? सुबेरिन। जो सुबेरिन है उसका कैस्पीरियन पट्टिका में जमाव होता है। 43 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि जो अंतस्थ त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाने वाली, कहाँ पे पाई जाती है कैस्पीरियन पट्टिका? जो अंतस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली कैस्पीरियन पट्टिका में मुख्यतः सुबेरिन या कभी कभी लिग्निन, जो लिग्निन है उसका भी स्टोरेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का कि पादप की कठोर लिग्निन युक्त, 44 देखोगे कि पादप की कठोर लिग्निन युक्त मोटी भित्ति वाली लंबी तथा नुकीली कोशिकाएं हैं, कौन सी है? दृढ़ोतक। क्या है? दृढ़ोतक, जो 44 नंबर का अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 45 कि एक बीजपत्री जड़ के 7 बल होते हैं, 7 बंडल होते हैं। एक बीजपत्री जड़ के 7 बंडल होते हैं। तो जो 45 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, एक्सोर्स, बहुवार तथा अरीय। 46 देख लेते हैं कि मार्ग कोशिकाएं पाई जाती है। जो मार्ग कोशिकाएं हैं वो कहाँ पे पाई जाती है? तो जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर पाई जाती है। एंडोस्पर्म, कैस्पियन पट्टिका भी वहीं पे पाई जाती है। जो मार्ग कोशिकाएं हैं वो भी वहीं पे पाई जाती है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि निम्न में से कौन सा उत्तक वाहन तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक है? वाहन, इसको ले जाने में और लाने में, और वाष्पोत्सर्जन में सहायक है। तो स्पेंजी पेरेनकाइमा, जो स्पेंजी पेरेनकाइमा है वो इसका जो वाष्पोत्सर्जन में और वाहन दोनों में ही हेल्प करता है। 48 लास्ट नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? कोशिकाओं का समूह जो रूप, क्रिया तथा उद्गम में समान हो वो क्या कहलाता है? उत्तक। टिश्यू की आपने डेफिनेशन देखी होगी, क्या देखी होगी? कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ही तो उत्तक का निर्माण करेगी, ऐसे तो है नहीं एक हाथ की मिल गई, एक पैर की मिल गई, उत्तक बना दी। उत्तक किसको बोलते हैं? और उत्तक मिलकर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। उत्तक मिलके अंग का निर्माण करते हैं, कोशिकाएं मिलके उत्तक का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन दोबारा से देखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का समूह, ऐसे कोशिकाओं का कौन सा समूह है, ग्रुप है सेल्स का, जो रूप, उसके आकार में या क्रिया में, जो काम करने में, उद्गम में, उसके ओरिजिन में, सब में क्या है? समान है। तो वो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है वो कोशिकाओं का समूह। तो ये हो गया अपना जो पार्ट फर्स्ट था वो कंप्लीट। बाकी आज शाम को आपको सेकंड पार्ट, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ।